अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रमज़ान नवीद एंड यू आर वाचिंग सीए विद रमज़ान नवीद। आई एम अ सी फाइनलिस्ट। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाई आई फेल्ड ऑडिट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड पास्ड इन सेकंड अटेम्प्ट। मैंने पहली अटेम्प्ट में क्यों फेल किया ऑडिट और सेकंड अटेम्प्ट में क्यों पास किया। तो ये बड़ी दुख भरी दास्तान है कि हमारा कैफ में सिर्फ एक ही पेपर रहा और वो रहा ऑडिट, क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा मिथ्स इस पे सुनी हुई थी कि ये पहली अटेम्प्ट में पास नहीं होता, ये पहली अटेम्प्ट में पास नहीं होता। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ भी था। तो एक ये चीज़ जो है ना वो सबसे पहले तो जेल में बैठ गई हुई थी, तो पता नहीं क्या चीज़ है ऑडिट, क्या भला है क्या सीन नहीं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरा पेपर रह गया पहली अटेम्प्ट में, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दूसरी अटेम्प्ट में पास हो गया। तो ये बड़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है, इसमें इसको लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले तो ऑडिट का मसला क्या है, ऑडिट पहली अटेम्प्ट में क्यों नहीं निकलता। बाकी पेपर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकते हैं मेरे, तो ऑडिट क्यों नहीं निकला फर्स्ट अटेम्प्ट में। 7 पेपर अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले तो ये 8वें को क्या मसला हो गया था। मसला ये हुआ था कि मार्केट में एक जनरल परसेप्शन ये पाया जाता है कि ऑडिट जो है वो सिनेरियो बेस्ड होता है। इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो आप पेपर पास कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक रॉन्ग परसेप्शन है, शायद मेरी बात से आपको इख्तलाफ हो, मे बी यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी कहीं ना कहीं आके आपको रट्टा लगाना पड़ता है, रट्टे की भी ज़रूरत इसमें पड़ती है। उसका रीज़न क्या है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज़ एन एसेट, मैं उसका जवाब सोच रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार हाँ, जो कि असासा हो, नए इस्तेमाल में हो, और मैं उससे फ्यूचर में कोई जो है इनकम जनरेट कर लूँ, तो ये एसेट हो सकता है। जो कि लंबे अरसे तक चले, ये भी एसेट हो सकता है। तो मैं ये लिख के आता हूँ कि जो कि मेरे इस्तेमाल में हो, लंबे अरसे तक चले, मेरे फ्यूचर में इनकम बने, वो एक एसेट होता है। कॉन्सेप्चुअली तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की है मैंने। लेकिन अब वो नंबर किस चीज़ के दे रहा होता है। अब एग्जामिनर इसमें क्या रिक्वायर कर रहा होता है कि मैं उसको बताऊंगा कि एसेट वो होता है जो कि ओन करती हो कंपनी या कंट्रोल करती हो कंपनी, और वो उसको इस्तेमाल करें या एक्सपेक्ट करें कि इससे हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये है कंप्लीट डेफिनेशन एसेट की। अब ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। अब मैं क्या लिख के आ रहा हूँ कि हाँ मेरे इस्तेमाल में है, मेरा सास है, मैं इतनी देर तक चलाऊंगा, ऐसे है, वैसे है, वैसे। अब कॉन्सेप्ट तो मेरा ठीक है ना, समझ के तो मैं सही गया हूँ, ऑडिट कॉन्सेप्ट तो सही बता रहा हूँ। लेकिन अब उसको जो मैं बता रहा हूँ वो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता रहा, वो मैं अभी बस कुछ भी लिख के आ गया। तो वो कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, लेकिन उसके नंबर नहीं देगा वो। उसको वो टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है कि जो जिसकी जिसकी बेसिस पे वो नंबर देगा आपको। अब ऑडिट में ऐसे ही कॉन्सेप्ट तो सारे हमने ले लिए, हम सारा ऑडिट समझ गए, ऑडिट कैसे होता है, क्या हो रहा है, पहले ये एंगेजमेंट कैसे साइन हो रही है, प्रोसीजर कौन से लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें तो तैयार कर ली। अब पेपर में गए, जब भी सवाल कर रहे थे तो उससे पहले प्रैक्टिस भी इतनी खास नहीं की हुई थी ना, यही तो मसला था कि बाकी सब्जेक्ट जैसा ही ट्रीट कर रहे थे इसको, और इसमें कुछ ज़्यादा कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश नहीं की। इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए थी, उस पर भी आगे डिस्कशन करता हूँ। पेपर में जब बैठा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कुछ भी लिख दिया, वो तो जब रिजल्ट आया पता चला कि क्या लिखा हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहली अटेम्प्ट में ऑडिट फेल किया और फिर दूसरी अटेम्प्ट में पास किया। तो मैं आपको इन दोनों अटेम्प्ट्स के पेपर का एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये वाला जो इस अटेम्प्ट का पेपर मैंने फेल क्यों किया और इस अटेम्प्ट का पेपर पास क्यों किया। अब जिस अटेम्प्ट में मैंने वो पेपर फेल किया था वो थी ऑटम ऑटम 23 की अटेम्प्ट थी, वो यानी कि सितंबर 23 की अटेम्प्ट थी। और जिस अटेम्प्ट में मैंने पास किया वो थी मार्च 24। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इन पेपर्स को खोल लें, ताकि आपका एनालिसिस जो है वो ज़रा उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए आपकी। तो ये मेरे सामने खुल चुका है 11 सितंबर 2023 का ऑडिट का पेपर, जो कि सितंबर अटेम्प्ट में मैंने दिया, जिसमें मैंने फेल किया था। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आपका पेपर इंग्लिश में आया है तो आपको उसका जवाब भी इंग्लिश में देना पड़ेगा। अगर आपका पेपर उर्दू में आया है तो आपको जवाब भी उर्दू में देना पड़ेगा, और अगर मैथ में है तो फिर आपको वही उसी लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा। अब जब ये पेपर आ रहा है ऑडिट का, तो हमें ऑडिट की लैंग्वेज में ही इसे जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज, ऑडिट के स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, अपनी जेनेरिक चीज़ें झाड़ रहे होंगे, अपनी चीज़ें ही इसमें अपनी वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो क्यों नंबर देगा भाई। ऑडिट की जब आप चीज़ें नहीं लिख रहे, जब आप सारी अपने से ही जेनेरिक चीज़ें लिख के आ रहे हैं, तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आलिया। आलिया रिसेंटली कंप्लीट, ये एथिक्स का एक सवाल था। तो ये सवाल भी एक एवरेज हुआ था उस वक़्त। इसमें ये चैलेंज बन गया हुआ था कि इसमें थ्रेड्स कौन से आ रहे हैं सबसे पहले तो। फिर थ्रेड्स भी कुछ सही आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सका था, लेकिन जैसे अभी कर सका था बस कर दिए मैंने। इसको भी स्पेसिफ़िक केस स्टडीज़ वगैरह नहीं की हुई थी, जिस तरह सरासिफ बड़े अच्छे टीचर हैं, उनकी बुक में स्पेसिफ़िक तकरीबन 22-23 सिनेरियोज़ बना के ना, स्पेसिफ़िक किस्म के थ्रेड्स उसमें लिखे गए हैं, सेफगार्ड उनके रिलेटेड, और हर चीज़ जो है ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। उस बुक को लाज़मी फ़ॉलो करें आप। उसके बाद इसका डिस्कस करते हैं पार्ट बी। अब अनफॉर्चुनेटली ये मुझे याद ही नहीं आ रहे थे उस टाइम के ये कौन से प्रोसीजर हैं। तो शायद इनका रट्टा भी नहीं लगा हुआ था। ये सवाल, ये 6 नंबर मैं अटेम्प्ट नहीं कर सका, लेकिन ये बड़े आसान प्रोसीजर थे इसके, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के। ये पेपर मैं आपको लास्ट से दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट से जो है ना इसको एंड से सॉल्व करना शुरू किया था। तो इसमें लास्ट से मैं शुरू करता हूँ ताकि बेहतर एनालिसिस हो सके। सबसे एंड में पेपर था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें नॉन सैम्पलिंग रिस्क बताना था और एनोमली बतानी थी। ये भी डेफिनेशन थी, ये भी लिख दी, लेकिन स्पेसिफिकली याद नहीं की हुई थी कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क की स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्सेप्ट था उसका, अपनी वर्डिंग में कॉन्सेप्ट लिख दिया, ये गलती थी। कॉन्सेप्ट तो था लेकिन एक स्पेसिफिक वर्डिंग जो उसको चाहिए थी वो नहीं लिखी इसमें। तो इसमें बताना था बी पार्ट में कि ऑडिटर अगर चेंज हो रहा है तो फिर क्या उस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। ये तो कॉन्सेप्ट ही था।
और कीवर्ड कैम का जो है इम्पैक्ट बताना था कि उसमें क्या आना था। इसको भी थोड़ा बहुत रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं लगाया हुआ था, अपनी वर्डिंग में लिख दिया। फिर आता है ये 12 नंबर का सवाल, जो मुझे देख के बड़ा आसान लगा। मैं कहा यार ये तो बड़ा मज़े का आसान सवाल है, इस तरह का सवाल पहले किसी अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ था। हमारी अटेम्प्ट में उसने एजर्शंस बता दी थी, और इन एजर्शन से रिलेटेड वो कह रहा था कि जो प्रोसीजर इसमें लिखे हैं ना, ये बताएं कि ठीक है कि नहीं है, और एडिशनल प्रोसीजर भी लिखे हैं इसमें। तो इसमें काफ़ी प्रोसीजर जो है ना वो लिखने पड़े थे। इस क्वेश्चन की वजह से सब टीचर्स ने ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर जो पढ़ाते थे ना, उनकी स्ट्रेटजी चेंज की थी। अब वो एजर्शन बेस्ड प्रोसीजर पढ़ाना शुरू हो गए थे। पहले तो जेनेरिक पढ़ाते थे, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ भी यही मसला है। अब वो पूछ कुछ रहा होता है, हम बता कुछ रहे होते हैं। हम बता देते हैं जेनेरिक प्रोसीजर, रिसीट चेक कर लो, ये देख लो, वो डॉक्यूमेंट देख लो, जेनेरिक बिल्कुल चीज़ें बता देते हैं। जबकि स्पेसिफिकली बताना होता है उसमें कि किस चीज़ की रिसीट देखनी है। अगर गुड्स से डिस्पैच हो रहे हैं तो जीडीएन देखना है, अगर गुड्स रिसीट हो रहे हैं तो जीआरएन देखना है। स्पेसिफिकली उसको बताना होता है कि कंप्लीटनेस इससे इंश्योर होगी, कट ऑफ से ये होगा, फलां फलां, हर चीज़ जो है उसको स्पेसिफिकली बतानी होती है। और वो कब बताई जा सकती है, जब आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे उसको। रट्टा लगाने से मुराद है कि ये नहीं कि डेफिनेशन सारी आप याद करना है, नहीं, मेमोराइज करें चीज़ों को, ये पूछूंगा, ये लिखूंगा, ये करूंगा, इस सिचुएशन में ये करूंगा। तो इसमें एफर्ट्स लगती हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि हाँ मुझे तो कॉन्सेप्ट आ गया, अब जो मर्जी दे दे वो मैं लिख लूंगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होता भाई। यही मसला होता है ऑडिट के फेल होने का। तो ये सवाल भी इसी तरह जेनेरिक प्रोसीजर थे। अब इसमें से मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर सका था कि कौन से गलत हैं। बिल्कुल एक अलग ही अपनी दुनिया का सवाल सोल्व करके मैं आया हुआ था ये, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोसीजर याद नहीं थे, एजर्शन बेस भी याद नहीं किए हुए थे। तो ये मिस्टेक हुई थी हमसे। उसके बाद भी इसने डिसेंट अटेम्प्ट में ये इसी तरह का एक सवाल पूछा है। तो अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसी तरह के सवाल जो एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर बना के पूछेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉटिफाई स्पॉन्सरशिप और एक्सेलरेट प्रोडक्शन। अब इसमें बिजनेस रिस्क बताना था और ऑडिट रिस्क बताने थे उसे। ये भी सवाल आसान था, लेकिन उस टाइम पर जो है, अब क्या कहूँगा, लैक ऑफ एक्सपोजर कह सकते हैं इसको आप। और खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका हुआ था कि सब कर लेंगे ना, बगैर बस कॉन्सेप्ट आ गया, अब हर चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको हर चीज़ स्पेसिफिकली तैयार करनी पड़ती है ऑडिट में। ये सवाल भी बिल्कुल सही अटेम्प्ट नहीं हुआ था, बिजनेस रिस्क ही सही नहीं आइडेंटिफाई किए हुए थे, तो क्या ऑडिट प्रोसीजर उनके खाक लिखने थे हमने। तो ये भी इसी तरह से है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, MAB लिमिटेड। अब इसमें भी जो है इम्प्लीकेशन, अच्छा इस सवाल में एक मजे की बात बताता हूँ आपको। ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना था। अब इसमें इन्वॉल्व हो रहा था सब्सीक्वेंट इवेंट। हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके कि इसमें सब्सीक्वेंट इवेंट था, क्योंकि हमने उसके स्पेसिफिक वर्ड्स याद नहीं किए हुए थे कि ये जब वर्डिंग उसमें आ रही होगी, ये सिचुएशन इस तरह से एक्सप्लेन की होगी, तो उसमें सब्सीक्वेंट इवेंट का रोला आ जाएगा। अब ये पता ही नहीं था, जेनेरिक चीज़ें याद करके गए हुए हैं, तो बिल्कुल क्या क्या ही सोल्व होता है फिर उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, असलम के नाम से है। इसमें फेयर वैल्यू डिफरेंस आ रहा था रिपोर्ट में, और जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था मैनेजमेंट में, इसको रिकनसाइल करने के 5 प्रोसीजर लिखने थे। जो जेन में आया, जो कॉन्सेप्ट था लिख दिए, स्पेसिफिक नहीं लिखे, स्पेसिफिक नहीं लिखे। तो इतना ज़्यादा इसमें रोल होता है कि आपको हर चीज़ के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स याद करने पड़ते हैं। तो यही तो गेम है, वरना कॉन्सेप्ट आ जाए खुद से लिख लें, इतना कोई हमारा ना एक्सपोजर होता है, ना इतनी टर्मिनोलॉजीज याद होती हैं हमें, ना कोई इतनी हाई फाई इंग्लिश होती है हमारी कि हम खुद से ही प्रोफेसर बन के सब चीज़ें लिख सकें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑडिट को याद करें, याद मतलब मेमोराइज करें टर्मिनोलॉजीज। ऑडिट का आंसर ऑडिट की लैंग्वेज में दें, लॉ का आंसर लॉ की लैंग्वेज में दिया जाता है, ऑडिट का आंसर ऑडिट की लैंग्वेज में दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बताना था कि वीकनेसेस बतानी थी कि उनके मैनेजमेंट के कंट्रोल्स में जो है वो क्या क्या वीकनेसेस हैं। अब इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, फिल यूटिलाइज एंड ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम। अब इतना लैक ऑफ एक्सपोजर के ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम का पता ही नहीं था, तो कंट्रोल कैसे निकालते हैं, इसमें वीकनेस कैसे निकालते हैं। फिर अब वीकनेस उस टाइम पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको सवाल से मिल जाती हैं कि ये गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये वीकनेस आ गई। अब आई कैप क्या करता है सीए के पेपर्स में, जब तक आपने हर चीज़ याद नहीं ना की होगी, उस वक्त तक आप कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं कर सकते इस सवाल की। अब जिस तरह के, अगर उसने कहा कि 5 वीकनेस इसमें निकालो, लेकिन इसमें आपको सीधी सीधी 3 नजर आएंगी कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अब वो 2 कहाँ से मिलेंगी आपको, वो आपको आपने याद किया होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब जिस तरह डेटा एंट्री इज कैरिड आउट बाय जूनियर अकाउंटेंट, अब जूनियर अकाउंटेंट कर रहा है, उसके काम को कोई रिव्यू ही नहीं कर रहा। अब ये चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई, तो रिव्यू वाला पॉइंट अगर आपने पहले याद किया होता, तो फिर आपको पता चलता हाँ यार यहाँ पे जूनियर कर रहा है, इसने रिव्यू नहीं किया इस काम को। तो जब तक आप इन चीज़ों को याद नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि इस चीज़ में तो मैंने ये चीज़ें लिखनी है, मेमोराइज़ नहीं किया होगा उस वक्त तो लिख ही नहीं सकते आप। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे चल रहे हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट पे मैं चल लूँगा, तो फिर तो आपको जो सवाल में से चीज़ें होंगी वही ढूंढ सकेंगे आप। जो आपने एक्स्ट्रा याद की होंगी ना चीज़ें, वो फिर आप इसमें ऐड करेंगे, अगर आपने चीज़ें याद की होंगी तो चीज़ें याद करना इसमें ज़रूरी है भाई साहब। ऑडिट को भी रट्टा लगाना ज़रूरी है, काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। जब आप रट्टा लगाते हैं ना, फिर आपकी ऑडिट लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है, आपकी टर्मिनोलॉजीज इंप्रूव होती हैं उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। CNN लिमिटेड के नाम से ये सवाल है। इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन का उसने पूछा हुआ था। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मैंने क्या किया जी, जो रिसीव थ्रू ईमेल था, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही, इसने ना सही किया हुआ। अब उसमें फर्दर उसका कोर्स ऑफ एक्शन ये होता ना कि वो बताता कि उसका वेरीफाई करता सोर्स, किस सोर्स से आई है, किस बंदे से आई है। तो बस यही ब्लंडर जो थे ना, हमें मार दिया उन्होंने। और क्या ही बताऊँ अब आपको। फिर ऑडिट जूनियर काम कर रहा था, उसने जो है एक बना के दिया हमें रेंट एक्सपेंस की वर्किंग, उसमें डेफिशिएंसीज निकालनी थी हमने।
तो ये भी फिर अगेन सब्सटैंटिव प्रोसीजर आ गए, स्पेसिफिक याद होते तो हम बताते हैं कि ये चीज़ें तो निकालनी है, एक्स्ट्रा ये चीज़ें उसको करनी चाहिए थी। तो सारी गेम भाई साहब, जहाँ तक मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ना, यही है कि आपको हर चीज़ तैयार करके जानी है, मेमोराइज़ करके जानी है। खुद पे नहीं छोड़ना कि खुद से लिख लूँगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लिख लूँगा, नहीं भाई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल था मटीरियलिटी पे। अब मटीरियलिटी डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट हो सकती है, नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ बेसिस पे रेवेन्यू हो सकता है, कुछ पे प्रॉफिट हो सकता है, कुछ में एसेट्स भी हो सकते हैं, नहीं पता था, नहीं कर सके। अब इसका जो पार्ट सी है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विल बी कैलकुलेटेड फॉर कंपनी ए। अब पता नहीं कौन सी कोई FAR 1 की मैं कैलकुलेशन उसमें करके आ गया कि हाँ भाई इस तरह से होगा। बेंचमार्क्स का भी नहीं पता था उस वक्त, पता नहीं क्या नल्ले निकम्मे बन के चले गए थे अपनी तरह से पूरी तैयारी। अब एक बंदा जिसने 7 पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं कि वो क्या ऑडिट की अच्छी तैयारी नहीं करेगा? अपनी तरफ से फुल अच्छी तैयारी की हुई थी। और तैयारी क्या थी? हर चीज़ का कॉन्सेप्ट था। ऑडिट सारा समझ के गए हुए थे, हाँ ये करेंगे, ये आएगा, ये कर देंगे, ये आएगा, ये कर देंगे, लेकिन तैयारी नहीं किया हुआ था स्पेसिफिकली उसको टॉपिक वाइज, ये रियलिटी में ये होता है, ये चीज़ें होती हैं, डीप नहीं गए, घुसे नहीं इसमें। घुसना बहुत ज़रूरी है इसमें, डीप। जब ऑडिट में फेल हो गए ये पेपर दे के, 35 नंबर आए थे मेरे ऑडिट में। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था जब आपके सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में गए और फिर एक पेपर आपका इवेंचुअली रह जाए, जब आपके आर्टिकल स्टार्ट होने वाले हों। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, बहुत कबीर सिंह बना हुआ था मैं इस ज़माने में। फिर मैंने टीएशिप स्टार्ट की, साथ साथ ही मैं ऑडिट की तैयारी कर रहा था। तो फिर उस टाइम में जब मेरे 35 नंबर आया था, मैं कहा यार ऐसे नहीं हो सकता, मैंने पेपर बड़ा अच्छा किया था, पेपर बड़ा आसान था। तो जिनको पेपर आसान लगता है ना उनका रह जाता है, मेरा भी रह गया था। मुझे काफ़ी जो पिछले साल पेपर दिए थे, इवन के सीला बीला भी आसान नहीं लगा, मुश्किल लगे थे, वो पास हो गए। जो पेपर आसान था लगा था वही रह गया बस। तो यही होता है आपके साथ जब तक आप सही तैयारी ना करके आए किसी भी पेपर की। फिर स्ट्रेटेजी क्या रखी ऑडिट में? टीचर भी चेंज कर लिया, बुक्स भी चेंज कर ली, सब चेंज कर लिया। दोबारा एक नया स्टार्ट लिया, ज़ीरो से शुरू किया। हर चीज़ को, इवन बेसिक्स को भी मैं बस ना रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने रट्टा लगाना शुरू कर दिया हर चीज़ को। तो सर आसिफ ने बड़ा अच्छा फिर समझाया कि यार इस तरह से आपको चीज़, वो भी इन्फोर्स करते हैं रट्टे पे कि इसको रट्टा लगाओ, इसके कीवर्ड्स बना के याद कर लो। तो बड़े अच्छे टीचर हैं, मैं तो यही सर आसिफ रिकमेंड करूँगा आपको ऑडिट के लिए। उसके अलावा आप डिस्कस करते हैं हमारा मार्च 24 का पेपर, जिस टाइम में मैंने पास किया। तो इसमें भी लास्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, ब्राइट आइज टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। अब इसमें भी कोई परफेक्ट तैयारी तो फिर भी नहीं थी हमारी, तो इसमें भी थोड़ा सा मसला फेस करना पड़ा था। कुछ मसले इसमें भी थे, तो इसमें भी कोशिश की थी कि कंप्लीट कर सकें, लेकिन खुद से भी लिखना पड़ गया था इसमें। तो ये भी सवाल इतना खास अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका जो पार्ट बी था ये भी रटा था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे, नॉन आर्म्स एंड ट्रांजैक्शन जो होती है उसके प्रोसीजर लिखने थे। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो तकरीबन 18 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 8 और 5 है, 23 मार्क्स तो सीधे सीधे रटे के उसने वैसे ही पूछ लिए। तो अगर आपने रट्टा लगाया होता तो ये 23 मार्क्स, अब जब मैंने ये 23 मार्क्स सोल्व की ना सबसे पहले, फिर मैंने एक वर्ड कहा था, मैं कहा था, एक लाइन बोली थी, मैं कहा अब काट के दिखा नंबर। तो जब रट्टा लगाया होता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि यार मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। रट्टा इसमें ऑडिट में ज़रूरी है भाई, इसको ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो, इसको मेमोराइज़ करो चीज़ों को। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें रिपोर्ट में, अब रिपोर्ट में पहले मैं क्या करता था, जब मेरा फेल हुआ मैं सिनेरियो एक्सप्लेन किया और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बता दी, बस अल्लाह हाफ़िज़। फिर क्या एक अप्रोच थी कि सिनेरियो एक्सप्लेन किया, मार्किंग स्कीम में अगर देखें तो उसका भी एक नंबर है। उसके बाद उसकी मटेरियलिटी डिस्कस करनी है आपने कि ये मैटर कितना कितना मटेरियल है ये मैटर। तो फिर उसके बाद आपने उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन और एंड लास्ट पे आपने बताना होता है कि इसमें पैराग्राफ कौन सा डालना है, कैम या एम्फोसिस या कोई भी नहीं डालना। फिर आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, इस तरह से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पार्ट बी में भी सेम था, रिलेटेड पार्टी का उसने एक्सप्लेन किया, इसमें एक मसला था। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, उसमें इसका पार्ट बी भी, इसमें भी रिलेटेड पार्टी और इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। ये क्या था? ये भी प्रोसीजर थे रट्टे वाले भाई, और क्या था ये? तो ये 6 नंबर का ये भी रट्टा, तो 23 वो और 6 ये 29 मार्क्स तो रट्टे के इसमें पूछ लिए ना उसने। तो रट्टा क्यों नहीं हो चाहिए होता इसमें, ज़रूरी होता है भाई रट्टा इसमें। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इसमें भी बताना था कि और टीम ने एक्सपर्ट हायर किया है, डिसीजन कितना अप्रोप्रिएट है, इस पर भी डिस्कशन करनी थी। ये भी अच्छा था, सोल्व हो गया था उस टाइम पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से। इसमें भी बताना था कि ओनरशिप स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये सवाल मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये भी मुझसे सही अटेम्प्ट नहीं हुआ था। जितनी मर्जी आप तैयारी कर लें, कहीं ना कहीं पे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैक कर जाती है। ये भी चैप्टर 5 का था आई थिंक, इसमें भी जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह और ये सारी चीज़ें, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। ये भी मेरा कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन एक रीज़नेबल हद तक मैंने ये भी अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद अगर आपको बताऊँ तो अपोलो लिमिटेड के नाम से एक सवाल था, 12 नंबर का ये सवाल था। इसमें गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट, इस पर बहुत मीम्स बनी थी उसके बाद ना। तो गल्फ स्ट्रीम 3 एयरक्राफ्ट मॉडल, तो ये एक बड़ा, एक अजीब सा उसने नाम इसने रखा था इसमें। तो ये भी एक अच्छा सवाल था, इसमें भी गोइंग कंसर्न पे इशू थे, गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन उसने डाल दिया, उस पर रिपोर्टिंग एप्लीकेशंस पूछ ली। ये भी सवाल रट्टा लगाया हुआ था, कुछ उसकी चीज़ें याद थी, कुछ तो वैसे ही लिख दी, कुछ इसमें से उठा ली। जब आपने रट्टा लगाया होता है ना, तो फिर आप क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ढूंढते ही नहीं है, आपको पता होता है यार मुझे इनफ चीज़ें याद है। फिर आपने उसी रट्टे में इस कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करना होता है कि इस तरह से, अगर बिजनेस नेचर ये है तो इसमें ये चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड करूँगा। तो भाई ये चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद एथिक्स का सवाल आ जाता है
और 6 नंबर का कंपनी सेक्रेटरी पे सवाल। कंपनी से क्या है, रट्टा है। 6 नंबर यहाँ से आ गया आपके, 29 नंबर 6 35 नंबर का तो यहाँ से पूरा हो गया, अगर आपने रट्टा सही तरह से लगाया हुआ था तो एडजस्ट करना होता है ना सिनेरियो के। अब रट्टा एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकते आप, सिनेरियो के आपको हिसाब से एडजस्ट करना होगा उसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी एथिक्स वगैरह की मसले थे, और मैंने इसमें कुछ और मसले भी आइडेंटिफाई कर लिए थे। मुझे लगा कि इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर इसमें लगेंगे, क्योंकि कंपनी पहली बार ऑडिट कर रही है, तो मैं गलत तरफ चला गया। तो ट्रैक पे रहना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। ये क्वेश्चन भी मेरा एक रीजनेबल आता हुआ था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि मेरा सही होगा कि नहीं होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करके देने होते हैं। इसमें काफ़ी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिल गए थे, जो नहीं भी मिले थे मैंने रट्टा लगाया हुआ था, मुझे याद था कि कौन कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर किस तरह की नेचर बिजनेस नेचर हो तो उसमें आ सकते हैं। तो बिजनेस नेचर देखी, इसमें टेक्सटाइल थी, तो उसके अगेंस्ट जो उसने डेटा दिया हुआ था, उससे माइंड में तो आपको पहले ही होते हैं कि यार ये जो फ्रॉड फैक्टर्स होते हैं ये होते हैं। तो फिर आप सिचुएशन के हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कोई 8-10 तो निकाल ही लिए थे इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, उनको एक्सप्लेन भी कर दिया था। अलहमदिल्ला फिर ये मेरा पेपर पास हो गया। तो बस यही है कि यार आपको जो है ना इसको भी हल्के में नहीं लेना है, खुद पे चीज़ें नहीं छोड़ रहे हैं ऑडिट की लैंग्वेज में, लेकिन इंशाल्लाह पास हो जाएगा आपका। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।